फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। लेकिन ये जब 2 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस तरीके के आए हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैंने दूसरा वाला क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये आपको चाहे आपका एसएससी जेईई का एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विस का हो, चाहे ईएस का हो, चाहे आप कोई भी अगर आप पीएसयू एग्जाम दिए होंगे, तो मैक्सिमम जगह आपको पीएसयू जगह में ये सब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं, वो चीज हम लोग बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इसमें बस पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हमने क्या है कुछ क्रॉस सेक्शंस को लेके बात किया था, टेबल चार्ट बनाया हुआ था, उस टेबल को लेकर हमने एनालिसिस किया हुआ और उस एनालिसिस के बेस पे हमने काफी सारी चीजें डिस्कस भी की थी। ठीक है, कि किस क्रॉस सेक्शन के लिए किस तरीके से चीजें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिलहाल ये जो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाया वो ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको आईएएस में भी आए हुए और एसएससी जेईई एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार समझते ही देखिए, ये आपको जो दिया है ये आपको टी क्रॉस सेक्शन का दिया है, लेकिन इसके अलावा हम लोग अलग अलग क्रॉस सेक्शंस को लेके भी बात कर सकते हैं पैरेलली। मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर जो दिखने के लिए 2 क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं और एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर पहला चीज आपको वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर देखिए, बाकी हम लोग फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और ये आप सॉल्व करके आंसर निकाल लिए होंगे। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि एक आपका फिगर गिवन है जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर आपको दिया है और बेंडिंग स्ट्रेस इन द बॉटम फाइबर निकालना है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो आपका टी है, तो ये आपका टी क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में बीम आपका जो है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और ये जो हमको दिया हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये टी हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, इस पे ये बोल रहा है क्या कि टॉप फाइबर पे आपको 30 मेगापास्कल का स्ट्रेस है। तो ये हमारे पास जो बात है, ये हमारे पास देखो चल रहा है, दिस इज अ टॉप फाइबर। ठीक है, ये जो हमारे पास कहानी है, ये हमको जो चल रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका टॉप फाइबर है। और इस टॉप फाइबर पे अगर हम लोग बात करें तो कितना स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज द 30 मेगापास्कल। ये हमारे पास टॉप फाइबर पे है। तो कहने का ही मतलब है कि अगर हमारे पास बॉटम फाइबर की बात करता है तो इस बॉटम फाइबर पे स्ट्रेस कितना आएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज अगर इस पे हम लोग देखें तो इसमें ग्रेविटी इसने दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेविटी का पोजीशन कहीं भी वो दे सकता है, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये बताइए, इसका जो ग्रेविटी है ये आपका जो न्यूट्रल एक्सिस जहां से आपका पास होगा वो सेंटर पे आएगा, सेंटर से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। डेफिनेटली ऊपर का वेट ज्यादा है तो ये वाला पोर्शन क्या है, ऊपर शिफ्ट करेगा। तो इसमें पहला चीज, इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है। हम लोग 1 बाय 1 सब चीजों को लेके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 है, देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, एक टी सेक्शन का हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और इस टी सेक्शन के डायग्राम पे अगर मान लीजिए कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो सबसे पहला चीज देखिए, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, इसका थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन आपकी क्या हो गई, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या मिल रहा है, ये है आपके पास न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है आपके पास टॉप फाइबर। ये जो आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड टॉप फाइबर। ठीक है, और ये जो आपको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉटम फाइबर। ठीक है, ये जो आपको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपके पास क्या है, बॉटम फाइबर। कहानी समझिएगा जरूर। ये हमारे पास एक टी सेक्शन है, टी सेक्शन में हमारे पास एक न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये टॉप फाइबर है, जो बॉटम वाला पोर्शन ये हमारे पास क्या है, बॉटम फाइबर है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है कि ये जो हमारे पास टी सेक्शन आया हुआ है, इसका अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये तो हमको पता है कि जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा, लीनियरली आता है। और न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो 0 होता है।
तो यहाँ पर हमारा बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ क्या होगा 0। अब हम लोग क्या सरफेस से ऊपर और नीचे की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ था क्या, बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो जहां पर आपको y ज्यादा मिलेगा, डेफिनेटली बेंडिंग स्ट्रेस आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसा हम लोग बात करें, तो ये आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे तो देखो यहाँ से ऊपर आपको दिया है 30 mm का y दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो y का डिस्टेंस है, ये जो आपको y मिला हुआ है, ये y आपको कितना मिला, डेट इज इक्वल टू 30 mm, ठीक है। और नीचे की तरफ आपका कितना रह गया, ये टोटल आपको दिया हुआ है कितना, हाइट जो है 110 mm है। और ऊपर की ओर अगर आपका 30 mm है, तो ये आपको कितना मिलेगा, डेट इज इक्वल टू 80 mm, ठीक है। तो ये आपको 80 mm नीचे मिला। डेफिनेटली वो जो ये समझ में आ रहा है क्या, कि देखो फोर्स तो आपका सेम लग रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू my/i आता है, यहीं से तो हमने प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। अब ये बताइए I क्या था, I था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर जो टी सेक्शन आपको दिख रहा है, इसका तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट डेफिनेटली टी सेक्शन आपको सेम मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर जो टी सेक्शन है उसके लिए आई एन ए आपका सेम है। दूसरा चीज अगर आप बात करोगे यहाँ पर एम वाई, एम की अगर मैं बात कर रहा हूँ डेट इज द मोमेंट। अब ये जो मोमेंट इस पे एक्ट कर रहा है वो डेफिनेटली ये भी कांस्टेंट है, इसीलिए हम डायरेक्टली सिग्मा बी प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे सिग्मा बी प्रोपोर्शनलिटी में हमने वाई लिखा है, तो ये हमको दिख रहा है क्या कि वाई आपका क्या है, बॉटम फाइबर की तरफ ज्यादा आ रहा है। डेफिनेटली बॉटम फाइबर की तरफ आपका क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आएगा। अगर मैं इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, एक तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, ठीक है, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से जैसे जाओगे तो ऊपर, लेकिन नीचे आपका y ज्यादा है। y ज्यादा होने के कारण क्या होगा, या तो आप इस लाइन को इधर बढ़ा लो, ये जो आपकी लाइन है ये आपका 0 है, ठीक है, ये आपने लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट बढ़ा लीजिए, यहाँ पे ये पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये आपको इस तरीके का बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब ये एरो जो मार रहा हूँ, देखो कई बुक पे एरो अपोजिट हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी लोडिंग कंडीशन कैसी है, अगर ये कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेस अंदर की तरफ लग रहा है या बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हमको 0 मिला हुआ है, ये आपका टॉप फाइबर है, नीचे आपका बॉटम फाइबर है। अब यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया क्या कि क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फाइबर पे 30 मेगापास्कल है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है क्या कि इस पोर्शन पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो 30 मेगापास्कल है, ठीक है। तो ये बताइए कि बॉटम पे डेफिनेटली इससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू ज्यादा है। तो y की वैल्यू ज्यादा है तो पहला चीज 30 मेगापास्कल से आंसर आपको मिलेगा ज्यादा। आपका जो आंसर है 30 मेगापास्कल से ज्यादा आएगा, तो ये आपका ए ऑप्शन भी नहीं है और बी ऑप्शन भी नहीं है। दिस इज अ 10 mm, ये आपका 10 mm है। तो आपका ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, दो ऑप्शन तो आपके यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब बचता है कि आपका ऑप्शन सी आएगा कि डी आएगा। सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर इसने नेगेटिव आंसर भी दिया हुआ है। देखते हैं पहले हमारा मैग्नीट्यूड की क्या कहानी चलती है, उसके बाद चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ये जैसे बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो डेफिनेटली यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी, जो 30 मेगापास्कल है उससे तो आपको ऊपर ही आना है। अब ये बताइए टॉप फाइबर हो या बॉटम फाइबर हो, INA सेम है, आपका M भी क्या लगने वाला, सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखो, सिग्मा बी ऑफ 1 डिवाइड बाई सिग्मा बी ऑफ 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो सिग्मा बी 1 2 अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो टॉप और बॉटम फाइबर पे लिख लेते, ये ज्यादा हमको क्लियर रहेगा, ठीक है, टॉप और बॉटम फाइबर पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, y ऑफ टॉप डिवाइड बाई y ऑफ बॉटम फाइबर, ठीक है। अब डेफिनेटली एक आपका पॉजिटिव वैल्यू जाएगा तो एक आपका निगेटिव वैल्यू जाएगा। एक अगर पॉजिटिव वैल्यू जाएगी तो डेफिनेटली एक फाइबर क्या है, निगेटिव जाएगा, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। अब देखो माइनस साइन आया है तो देखिए ऐसा मत कर देना कि माइनस अंधाधुंध एक दिख रहा है तो मार दिए, एक बार सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा धोखा होता है, ठीक है। माइनस आया तो तुरंत हम लोग 80 मेगापास्कल टिक करके निकल गए, ठीक है। यहाँ पर इतना एप्टीट्यूड नहीं चलाना है आपको, दोनों को पहले वैल्यू निकाल के चेक करिएगा। बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फाइबर पे हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डेट इज द 30 मेगापास्कल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30, और सिग्मा बी ऑफ हमको निकालना है किसके लिए, बॉटम के लिए, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई ऑफ टॉप, कितना है आपको, तो ये आपको मिला हुआ है 30, ये आपको क्या मिला हुआ है 30, और बॉटम के लिए जो आपको मिला हुआ है आपको कितना मिला हुआ है 80, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 30 से 30 की कहानी कैंसिल है, और सिग्मा बी ऑफ अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालोगे तो ये आपको मिलेगा डेट इज इक्वल टू माइनस 80 मेगापास्कल, ठीक है। पहला चीज, अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो बिल्कुल आपको
यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल गया वो ऑप्शन आपको सी मिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा देखिए कंडीशन ये हो सकता है क्या कि जब आप कन्वेंशनल सॉल्व कर रहे हो तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, आपको पता है, आपको चीजें पता होंगी, लेकिन धोखा क्या होगा, ये माइनस वाला जो है ना ये मिसिंग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस माइनस वाले को मिसिंग मत करना अगर आप कन्वेंशनल सॉल्व कर रहे हो। चीजें छोटी सी है, छूटती है, आपको पता है, लेकिन ये चीजें क्या यहाँ पर मिस होती है। तो इसीलिए चीजों को बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीजों को मिसिंग मत करिएगा। जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस बॉटम फाइबर पर मिला हुआ है दैट इज द -80 मेगापास्कल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास टी सेक्शन। अच्छा, टी सेक्शन जो है दैट इज द अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। ये जो आपको टी दिख रहा है ये आपको क्या है, अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है। अगर हम लोग सिमेट्रिक सेक्शंस को लेकर बात करें तो उस कंडीशन पे क्या होगा, मान लीजिए कि सिमेट्रिक सेक्शन में हमने आई सेक्शन को उठा लिया, ये हमारे पास आई सेक्शन है, और ये आई सेक्शन के अंदर अगर हम लोग सिमेट्रिक सेक्शन को उठाए तो क्या मिलेगी चीजें, ये जो आई सेक्शन है इसमें सिमेट्रिक होगा तो डेफिनेटली इसका क्या है, जो न्यूट्रल एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रेस आप देखोगे या इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लोग डायग्राम देखें यहाँ पर, तो ये डायग्राम कैसा मिलेगा, ये आपका टॉप फाइबर है, ये आपका बॉटम फाइबर है। ठीक है, इसमें अगर आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, नो डाउट यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस 0 है। सिमेट्रिक सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि जितना स्ट्रेस आपको टॉप फाइबर पे मिलता है उतना ही स्ट्रेस आपको बॉटम फाइबर पे मिलेगा। तो ये आप देखिए कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिक रहे, आई सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, तो डेफिनेटली इस केस के लिए जितना आपको टॉप फाइबर पे आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू बॉटम फाइबर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन था, इसीलिए टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर की जो वैल्यू है ये आपकी वेरी कर रही है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसी के अलावा मान लीजिए कि सपोज अगर ट्राइंगल को लेकर बात कर दिया तो क्या होगा, जैसा कि हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर मान लीजिए कि सपोज मेरे पास ये ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, अब इस ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शंस पे लेके अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें दिखेंगी, तो यहाँ पर भी हमको देखना है और सोचना है क्या कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो आपको पोर्शन मिला हुआ है ये आपको क्या मिला हुआ है, ये आपको है बेस, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, हाइट। यही तो मिलेगा, ये आपको बेस है और ये आपका हाइट है। अब इस कंडीशन पे बात करें तो कहीं ना कहीं हमको पता है, ये चीजें हमने डिस्कस भी की है कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये आपको हाइट कितना पे मिलता है, 2h/3 पे, और बॉटम वाले पोर्शन पे कितना मिलता है, दैट इज इक्वल टू h/3, यही होगा। तो यहाँ पर भी अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना होगा तो टॉप सरफेस पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है दैट इज नॉट इक्वल टू बॉटम सरफेस। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि जो आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिल रहा है किसके लिए, टॉप सरफेस पे, that is not equal to bending stress of the bottom surface। ठीक है, ये आपको किसके लिए मिला हुआ है, that is the for unsymmetric cross section। ये जो हमको मिला हुआ है ये आपको किसके लिए, for the unsymmetric cross section, unsymmetric cross section। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्या कि अगर ये दोनों आपको सेम मिले तो ये दोनों सेम मिलेगा किस केस में, जहां पर आपका सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा बी ऑफ टॉप दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ बॉटम। समझ में आ रहा है, सिग्मा बी ऑफ टॉप इज इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ बॉटम, और ये आपको किसके लिए मिलेगा, दैट इज द फॉर सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज द फॉर सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन। क्लियर है यहाँ तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है तो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे जो भी बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है वो आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, और डेफिनेटली ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, जो बॉटम और टॉप फाइबर पे जो आपको आएगा ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। और अगर हम लोग बात करते हैं अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के लिए तो डेफिनेटली स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर टॉप और बॉटम फाइबर पे आपका अलग अलग मिलेगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहां पर आपको y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। y क्या था, y था हमारा न्यूट्रल एक्सिस से उस प्लेन या उस फाइबर का डिस्टेंस जहां पर हमको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए अभी तो केवल हमने बात किया हुआ है टॉप और बॉटम फाइबर को लेकर, लेकिन मान लीजिए किसी बीच के सेक्शन में अगर आपसे बात करने बोल दिया, मान लीजिए आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर मान लीजिए आपको बीच में कुछ फाइंड आउट करने दे देता है। एग्जांपल्स के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं तो देखिए, मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है।
इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास मिलेगा, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूं सब आए हुए हैं, ठीक है। मेरा मोटो ये नहीं है कि मैंने 2 क्वेश्चन लिखवाया हुआ है तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने तरीके के क्वेश्चन आपसे आ रहा है, पूछ चुका है और कितने तरीके से ट्विस्ट कर सकता है, वो सब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर पैरेलली इस क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एक मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में ये बोलता है क्या कि सपोज इसका आपको जो भी आपको हाइट और विड्थ हमको लेना हुआ है, तो ये हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस है तो इसका हाइट दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 100 mm, ठीक है। ये इसका हाइट है। विड्थ की अगर बात करेंगे तो ये हमको दिया है दैट इज इक्वल टू 25 mm, ठीक है। 25 mm क्या है, विड्थ है। तो 100 mm आपको हाइट मिला हुआ है और 25 mm आपको विड्थ मिला हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको ये बोला हुआ है क्या कि ये जो आपका प्लेन है न्यूट्रल एक्सिस से 50 mm पर आपको करना क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से 50 mm पर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से 50 mm पर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को और क्या पूछने का तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट आपको जो पूछने का है यही पहले लिख देता हूं, कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस फ्रॉम द कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस एट द फाइबर which has located 30 mm from the neutral axis। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, जस्ट इसी को और क्या पूछने का तरीका है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से 30 mm और आपको क्या बोल सकता है, टॉप फाइबर से 20 mm बिलो पे आके आप बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करिए। तो सेकंड ऑप्शन ये भी बोल सकता है क्या, कैलकुलेट। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको दिखेगा कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। कहां पर कैलकुलेट करना है बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, 20 mm बिलो फ्रॉम द टॉप फाइबर। कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस 20 mm बिलो फ्रॉम द टॉप फाइबर। ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, समझ में आ रही है चीजें। अब ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। समटाइम्स आपको क्या बोलेगा, आपको ये बोलेगा कि आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस दे देगा, समटाइम्स आपको ये बोलेगा कि टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर से आपको डिस्टेंस दे देगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो भी आपको डायमेंशन दिया है यहाँ से कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन क्या है देखिए आपको चीजें पता भी रहती है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या रहता है, एक अलग ही तरीके का थोड़ा सा प्रेशर रहता है। उस प्रेशर के चक्कर में क्या करते हैं कि चीजों को क्या एनालाइज नहीं करते। इस क्वेश्चन से को आपको दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप वाई लोगे यहाँ पर। जैसे हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर, तो यहाँ पर ये सपोज जैसे ये आपका क्या है, ये अगर हाइट निकालेंगे तो 50 mm आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन क्या बोला होगा कि 30 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस लोगे, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास ये जो आपको पोर्शन है इस फाइबर पे हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो यहाँ पे अगर फाइबर पे निकालना है तो डेफिनेटली आपको क्या बोला हुआ है कि 30 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस ये बोला हुआ है। लेकिन इसी को और घुमा के क्या बोल सकता है कि आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है 20 mm बिलो द टॉप फाइबर। तो 20 mm ये आपका टॉप फाइबर है, तो यहाँ से आपको क्या है बेंडिंग स्ट्रेस बिलो बोला हुआ है 20 mm। तो देखो इसी प्लेन पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और यही चीज आपको बोल सकता है कि क्या है, जो आपको बिलो बोला हुआ है तो बॉटम फाइबर से अबव भी बोल सकता है। यहाँ पे अगर बोल देगा क्या कि कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस 30 mm अबव द टॉप फाइबर या 20 mm अबव द टॉप फाइबर, ठीक है, या बॉटम फाइबर। टॉप फाइबर के तो ऊपर नहीं जाएगा, बॉटम फाइबर से ऊपर की बात करेगा, टॉप फाइबर से बिलो की बात करेगा। कभी भी क्वेश्चंस के अंदर अगर आपके पास ये टॉप फाइबर है तो टॉप फाइबर से बिलो में आएगा, और अगर आपके पास बॉटम फाइबर है तो बॉटम फाइबर से क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। और इस कंडीशन पे अगर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हो तो डेफिनेटली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मोमेंट की कहानी दिया है तो डेफिनेटली आपको मोमेंट दिया रहेगा, और मोमेंट निकालने के बाद आपको आगे की चीजें पूछेगी। तो सपोज मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक मोमेंट की वैल्यू ले लेते हैं, एक लमसम हम लोग वैल्यू ले लेते हैं मोमेंट की। तो मोमेंट की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया क्या, 50 न्यूटन मीटर, ठीक है। बहुत कम लिया बट कोई बात नहीं।
अभी हमारे पास मोमेंट है, तो अगर हमको बोलता है बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए, तो बेंडिंग स्ट्रेस हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो My/I यही है हमारे पास। अच्छा, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो याद है हमको क्या मिला हुआ था, M/Z, Z इज द सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो बेटर है कि देखिए सब कैलकुलेशन को यहाँ करने से बेटर है कि आप पहले Z की वैल्यू निकाल लीजिए, कहानी खत्म हो जाए। तो Z की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो Z इक्वल टू हमारे पास क्या मिला है, डेट इज इक्वल टू I/Y। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो I/Y है तो ऐसा नहीं करना है। देखो जैसे I की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, I की वैल्यू आपने निकाला तो I की वैल्यू क्या मिलती है, डेट इज द BHQ/6, यही मिलेगा। BHQ सॉरी ये आपका जो मिल रहा है ये आपको क्या मिल रहा है, I है BHQ/12, ठीक है। Y की वैल्यू देखोगे तो क्या मिलेगा, H/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया H/2। अब हम लोग ऐसा नहीं करना है कि B की वैल्यू रख रख के फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो आप इसको बिल्कुल इजी टर्म्स में कैलकुलेट कर लो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, BH²/6। हो सके तो इसको आप Z को डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि ये जो मैंने Z निकाला हुआ है आपको प्रीवियस टेबल में भी निकाला हुआ है, और ये सब आपको Z इसीलिए निकाल के दिया हूं कि आप चीजों को यूज कर पाओ। अब एक एक क्रॉस सेक्शन का Z याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, आपको याद क्या चीज करके रखना है, जिसको आपको अगर डेरिवेशन है या कोई चीजें कैलकुलेट करनी है, अगर आप किसी चीज को 15 से 20 सेकंड के अंदर एग्जाम हॉल में निकाल के ला सकते हो तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला जिसके टाइम कंज्यूमिंग है, लंबे डेरिवेशन है, तो डेफिनेटली वहां पर आपको उसको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसा हम लोग बात किए, देखिए M/Z को लेकर हमने बात किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो My/I की जो कहानी है, M/Z हमको BH²/6 मिल चुका है, तो यहाँ पर हम लोग Z अब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं B की बात करूँ तो B हमारे पास क्या, डेट इज द 25 mm, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 25, सॉल्व नहीं करूंगा, केवल मैं वैल्यू रख के आपको दिखा दे रहा हूँ, इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ये हमको मिला है क्या, Z की वैल्यू। तो फाइनली अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। M की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 दिया हुआ है। अब ध्यान रखना, बस यहीं पर हम लोग क्या है, न्यूटन का खेल में गड़बड़ा जाते हैं। अब न्यूटन का खेल क्या है, यहाँ पर इसकी जो यूनिट है पूरी क्या है, mm³ में चल रही है, ठीक है। ये जो आपकी यूनिट है ये क्या है, mm⁴ और नीचे क्या mm है, तो इसकी यूनिट mm³ में आ रही है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ न्यूटन मीटर, तो न्यूटन तक तो ठीक है, ये मीटर को आप कन्वर्ट करोगे mm में तो क्या होगा 1000, और ये आपको यूनिट मिलेगी क्या, ये आपको यूनिट मिलेगी न्यूटन mm, ठीक है, डिवाइड बाई। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो ये मैंने m की वैल्यू लिखी है, z की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, दिस इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा क्या, 25 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमको जो भी वैल्यू, अच्छा इसकी यूनिट क्या आ रही है, इसकी यूनिट आ रही है डेट इज इक्वल टू mm³, यही आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस जो भी आपको आएगा, यूनिट आपको क्या मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू N/mm²। तो इस तरीके से आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चैप्टर देखिए इजी है बोला जाए तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन हमको डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना है। क्या है, देखिए अभी हम लोग जैसा कि बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी इसमें लेक्चर्स कुछ बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग शियर स्ट्रेस स्टार्ट करेंगे। जब आप शियर स्टार्ट करोगे तो वहां कहानी थोड़ी सी अलग होगी, क्यों, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पर प्रूफ करके देखा था ना, इसका वेरिएशन आपको लीनियरली मिलता है बेंडिंग स्ट्रेस का। जो शियर स्ट्रेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक मिलता है। दूसरा चीज अपोजिट क्या है, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे 0 आ रहा था ना, शियर स्ट्रेस जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसीलिए जैसे जैसे हम लोग सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक ये कहानी आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करिए। हालांकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है मैंने टेबल में ऑलरेडी कराया हुआ है, अगर आपने टेबल को देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है और टेबल में, तो डेफिनेटली आपको ये चीज तुरंत क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और अगर आपने टेबल नहीं देखा है तो मैं आपको बता रहा हूं एक बार। क्वेश्चन आपको ये बोला है कि देखिए इस तरीके का, देखो दोनों स्क्वायर है आपके पास, क्या है कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन देने के बाद आप क्या, उसको आप ऐसे जगह यूज कर रहे हो जहां पर आपकी बेंडिंग आ रही है। डेफिनेटली मान लीजिए आपका कोई लोड इस तरीके से लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इस बीम को बेंडिंग करने की टेंडेंसी करेगा। तो अगर मेरे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन आता है और इस तरीके की बेंडिंग टेंडेंसी होती है, तो दोनों स्क्वायर है, तो दोनों में से किस पोजीशन पे रखना बेस्ट है, ये पोजीशन पे रखें कि इस पोजीशन पे रखें, और क्यों रखें।
तो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा पोजीशन को यूज करना बेस्ट है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए सपोज मान लीजिए अब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो मान लीजिए कि इसका साइड ए कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका भी साइड आपको क्या दिखेगा, ए दिखेगा। ये सब क्वेश्चन में नहीं दिया है, अब हम लोग क्या इसको सॉल्यूशन के अंदर इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो किस क्रॉस सेक्शन को यूज करना बेस्ट है और क्यों, तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज फाइनली कंक्लूड किया भी था कि कभी भी आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस की बात किया जाए तो हमेशा आपको क्या है, आई को हाई रखना है। बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपको बॉडी के अंदर देखो, कभी भी कोई भी आपका क्रॉस सेक्शन, उस क्रॉस सेक्शन में आई को हाई रखना है। आई को हाई रखने से दो फायदा, पहला बेंडिंग स्ट्रेस आपका कम आएगा और डिफ्लेक्शन भी बॉडी के अंदर कम आएगा, और ये दोनों मेरे लिए डिजायरेबल है, दोनों मेरे लिए डिजायरेबल है। मतलब आई की वैल्यू आपको क्या हमेशा आई रखनी है। तो कोई भी अगर आपको क्रॉस सेक्शन दिया जाता है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, आप सीधा सीधा इसका आई कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से सुनिए कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछे हुए हैं। पहला, विच वन क्रॉस सेक्शन इज बेस्ट, मैंने तो यहाँ फिगर 1 फिगर 2 बना के दे दिया है, एग्जाम में रिटर्न फॉर्म में आता है विच वन क्रॉस सेक्शन इज बेस्ट। पहला, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विच हैज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड। दूसरा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विच हैज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इट्स डायगोनल, ठीक है। एकदम स्पेशली मेंशन करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायगोनल को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोला तो ये पोजीशन आएगा, और साइड को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलेगा तो ये आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब इस सिनारियो में आपको क्या है, कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा के दे दे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या है, एरिया, डेफिनेटली इसका एरिया सेम है, हम लोग सेम एरिया पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी आई की वैल्यू को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखें तो बेंडिंग स्ट्रेस आप देखोगे तो यहाँ पर हमको चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप क्या करिए, सीधा सीधा देखो, सिग्मा बी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एम जेड बाई जेड या एम वाई बाई आई, यही होता है। एम आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे हम लोग देखें तो वाई की अगर बात करें तो डेफिनेटली एम तो आपका दोनों के लिए आपका सेम लोड लग रहा है, ठीक है। अच्छा, वाई बताओ दोनों के लिए सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, डेफिनेटली दोनों के लिए अलग अलग आएगा। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और इसका फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा कैलकुलेशन के साथ। और अगर आपका वो वीडियो मिसिंग है या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि सपोज इसको मैं सेक्शन 1 देता हूँ, इसको मैं सेक्शन 1 दे रहा हूँ और इसको मैं सेक्शन 2 दे रहा हूँ। तो सेक्शन 1 और 2 को लेके अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या दिखेगा, यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये दोनों सेक्शन को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस देखोगे आप तो क्या मिलेगा, ये आपको दिखेगा बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ 1 डिवाइड बाई बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ 2, ठीक है। 1 और 2 में अगर आपको कंफ्यूजन अगर लगेगा तो चलिए मैं इस तरीके का शेप बना देता हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस 1 और 2 में देखोगे तो ये तो आपकी एम तो आपका दोनों के लिए सेम है, तो कुल मिला के आप देखोगे तो क्या मिलेगा, वाई बाई आई जो मिलेगा डेट इज द फॉर्म इस शेप का, ठीक है, इनटू ये आपको मिलेगा आई बाई वाई ऑफ किसके लिए, ये आपको मिलेगा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। यही तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो अब हमको 1 बाई 1 कैलकुलेट करना है, तो चलिए फटाफट हम लोग ये दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज अगर आप देखो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो इसका जो साइड है, ये साइड हमारे पास क्या है, ए। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे वाई और आई दोनों कैलकुलेट करना है, तो इस पोर्शन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे आई को लेकर, तो आई हमको क्या मिलेगा, साइड ए है तो क्या मिलेगा, दैट इज द BH3/12 रेक्टेंगुलर के लिए होता है, तो इसके लिए आपको मिलेगा क्या, A⁴/12, यही तो मिलेगा। y की वैल्यू बात करोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दिस इज द A/2, यही तो होगा। ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है तो ये आपको y मिलेगा ना, दिस इज A/2। ये है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अगर आप दोनों को सॉल्व करके अगर आप z निकालोगे तो z इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू I/y, और I/y को लेके हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज द A⁴/6। हमको क्या मिलेगा, सॉल्व करोगे तो A⁴/6, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सीधा सीधा बात है, आप z कैलकुलेट कर लो, कहानी खत्म है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो भी आपको समझ में आ जा रहा क्या होगा, सिग्मा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल गया स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। अगर मैं यहाँ पर इसी क्रॉस सेक्शन को यूज करूँ इस तरीके से, जैसा आपको फिगर में दिया हुआ है, ये इस तरीके से, तो इस सेक्शन पे अगर हम लोग यूज करेंगे तो थोड़ी सी कहानी हमारी क्या होगी, अलग होगी। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाते हैं ताकि इसमें कुछ डायमेंशंस को शो कर सके हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो ये इसका जो है न्यूट्रल एक्सिस है,
ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आई और वाई दोनों कैलकुलेट करना होगा। आई जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है और ये ट्राइंगल का आपका बेस है। मैंने बताया हुआ ये ट्राइंगल का जो बेस है, तो ट्राइंगल का बेस के अबाउट कितना होता है, दैट इज द bh³/12। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्राइंगल का सिंगल ट्राइंगल का है तो दो ट्राइंगल है, तो हम लोग क्या कर देंगे ट्वाइस ऑफ आई ऑफ एन ए, यही तो होगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आई ऑफ एन ए किसके लिए होगा, ये ट्राइंगल के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, तो ये हो गया, ये हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू bh³। तो स्क्वायर है तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, a⁴/12। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू a³/6, यही तो मिलेगा। तो ये जो हमको मिला है क्या मिला है, ये a⁴/6, ये आपको मिला a⁴/6, ये हमको i मिला हुआ है। y की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर y देखें तो y आपका क्या होगा, ये इसका देखो साइड a है। y की वैल्यू बात करेंगे तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, तो इसका जो y है न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वही तो होगा। तो इस कंडीशन पे अगर मुझे y निकालना है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस आपको y मिलेगा। ये जो आपको डिस्टेंस है कितना मिलेगा, y। अब ये डिस्टेंस कितना आएगा, देखो ये आपका साइड a है, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो मान लो x है तो ये भी x है। तो जब आप दोनों को सॉल्व करिए तो इस ट्रायंगल में आप क्या करो, पाइथागोरस लगाइए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मान लो सपोज x² है तो ये आपको मिलेगा x² + x², दैट इज इक्वल टू a²। तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द 2x² इक्वल टू आपको मिलेगा a²। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, a/√2। ये जो आपको x है, x की वैल्यू क्या मिलेगी, a/√2। इसी चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पर जो x निकाला हमने, a/√2 जो आपको आया हुआ है, ये आपको क्या डिस्टेंस मिला, ये आपको मिला हुआ है, दैट इज द a/√2। ये भी आप देखोगे तो a/√2, यही तो मिला हुआ है हमको। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या कहानी हो सकती है। अच्छा देखो, ये जैसे हमने ट्राइंगल को लेके बात किया था, तो ये हमारे पास बेस था और ये हमारे पास क्या था, हाइट था। ये जो ट्राइंगल देखोगे तो ये आपके पास क्या है, बेस है और ये हमारे पास हाइट है। तो इसकी जो वैल्यू है ध्यान रखना, a⁴/12 नहीं आएगी, दिस इक्वल टू bh³/12 आएगा। ये जो आप सॉल्व करोगे तो bh³/12 आएगा, और bh³/12 आएगा तो आप इसकी वैल्यू डेफिनेटली निकाल सकते हो। किस तरीके से निकलेगा, बेस की अगर बात करें तो देखो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आया, ये जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस देखोगे तो कितना आएगा, ये एक पार्ट का a/√2 है, तो a/√2 तो ये आपको मिल गया। लेकिन इसका आप क्या करोगे, ट्वाइस करोगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा a√2। ये जो आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा, a√2। तो ये आपको मिला बेस। हाइट की बात करेंगे तो कितना मिला, a/√2, सॉरी a/√2 ये मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पूरी की पूरी b है, और ये पूरा b हमने सॉल्व किया है, दैट इज द a√2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, a/√2। हाइट की वैल्यू बात करोगे, ये आपको हाइट, ये सब मैंने पिछले टेबल में बताया हुआ है। हाइट की वैल्यू क्या मिलेगा, a/√2। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, a/√2, और इसका हमने कर दिया क्या, क्यूब, डिवाइड बाई आपको क्या मिला, 12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो a√2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, a⁴/12। ठीक है, ये हमको i मिला। y की बात करेंगे, ये आपको y मैक्सिमम है, कितना मिला हुआ है, a/√2, यही तो है। ये जो आपका हाइट है क्या मिला हुआ है, a/√2। तो ये हमारे पास y मिल गया। तो अगर मैं z सेक्शन को यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो फाइनली z इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू i/y, यही तो है। तो i की वैल्यू बात करोगे तो a⁴/12 ये हो गया, और यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये क्या मिलेगा, दैट इज द √2/a। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या मिलेगा, a³ डिवाइड बाई बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 6√6, और 2 आपका आएगा तो क्या होगा, 6√2। क्लियर है आता है। तो यहाँ पर अब आपको z मिल चुका है, तो बस आपको करना क्या है, ये दोनों को आप डिवाइड कर दो। तो देखो क्या करते हैं, देखो सिग्मा b ऑफ ये आप देखिए, पहला हमने ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन को लिया हुआ है, और डिवाइड बाई सिग्मा b ऑफ जहां पर हमने स्क्वायर पोर्शन को लिया है। तो यहाँ पे बात करोगे तो ये आपको मिलेगा z, तो z ऑफ आपको मिलेगा स्क्वायर, और डिवाइड बाई आपको मिलेगा क्या, z ऑफ कुछ इस तरीके की कहानी, जहां पे आपका डायगोनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहे। तो इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, तो z की जो कहानी मिली ये आपको क्या मिला है, दैट इज द a³/6√2, यही तो मिला है, इनटू z। ये ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हमने निकाला हुआ है इस पोर्शन के लिए।
तो ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर के लिए a क्यूब बाई 6 आया हुआ है यहाँ पर, ये स्क्वायर का है, दिस इज इक्वल टू a क्यूब बाई 6, ये हमको मिला, इनटू डिवाइड करोगे तो ये आपका पोर्शन कितना आएगा, दैट इज द a क्यूब डिवाइड बाई 6√2, ठीक है। तो 6√2 के अंदर अगर आप देखोगे तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो a क्यूब कहानी खत्म, a क्यूब से a क्यूब खत्म है, 6 से 6 खत्म है। ये फाइनली आंसर जो आपको मिल रहा है, आपको इसको याद रखना है, क्योंकि इतना प्रोसेस आप एग्जाम में 20-25 सेकंड में नहीं कर पाओगे। यहाँ पे रिजल्ट जो आपको मिला, अब मैं देखिए उस पर बात कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर देखो ये जो हमको कंडीशन दिख रहा है, ये आपको सिग्मा बी ऑफ जो आपको मिला हुआ है कंडीशन, तो ये आपको दिखा है सिग्मा बी ऑफ, ये आपको मिलेगा क्या, कुछ इस तरीके का सेक्शन है, डिवाइड बाई सिग्मा बी ऑफ, ये आप देखोगे तो क्या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फाइनली इसका आंसर आया, दैट इज इक्वल टू √2। √2 की कहानी समझ रहे हो, यहाँ पर मतलब √2 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है 1.414। अब इसको इतने तरीके से एग्जाम्स में घुमा घुमा कर पूछा हुआ है, इस चीज को समझिए कि ये जो आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिल रहा है इस पोजीशन और इस पोजीशन के लिए, तो बताइए बेंडिंग स्ट्रेस किस में ज्यादा मिला, डेफिनेटली जहां पर आपने डायगोनल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूज किया है। क्लियर है, मतलब दोनों में से कौन सा यूज करना ज्यादा बेस्ट है, डेफिनेटली आप देख रहे हो इसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, इसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेस कम आ रहा है, तो ये हमारे पास बेटर ऑप्शन है, मतलब इसका राइट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, फिगर 2। क्लियर है, अब सुनिए इस चीज को, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ फिगर 2 को लेकर कि ये दोनों में से बेंडिंग स्ट्रेस आपको डेफिनेटली क्या है, इस सेक्शन के अंदर आपको ज्यादा मिला हुआ है। इसीलिए हम लोग के पास अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में हम लोग हमेशा इस पोर्शन को पहले यूज करते हैं, मतलब जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो इस तरीके से हम लोग पहले यूज करते हैं। ये चीजों को, ये शेप को यूज करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। क्लियर है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है, तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको मूव करना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा, जैसा कि बेंडिंग स्ट्रेस को लेके देखें कि बेंडिंग स्ट्रेस किस में ज्यादा आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि ये जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस जो भी हमको दिख रहा है, इसमें ये पूछेगा कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है या सेक्शन मॉडुलस। डेफिनेटली ये हम लोग लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं क्या, कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, कभी भी आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ चेक करने बोलता है तो आपको सीधा सीधा क्या कैलकुलेट करना है, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी है आपको उसका सेक्शन मॉडुलस को चेक करना है। सेक्शन मॉडुलस जैसा जितना ज्यादा मिलेगा डेफिनेटली बॉडी की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ये सेक्शन मॉडुलस मतलब क्या, अपोजिट हो जाएगा। तो जब ये अपोजिट हो जाएगा तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो क्या, जैसे z ऑफ अगर मैं लिखूं ट्राइंगल डिवाइड बाई z ऑफ, ये लिखूं ट्राइंगल इन द सेंस ये स्क्वायर है आपका, जहां पर साइड आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और ये आपका क्या है, डायगोनल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। तो इस केस में इसकी वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये आपको जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू √2 और ये आपको मिलेगा 1.414। अपोजिट रिलेशन है यहाँ पर। तो ये आप पोर्शन देखिए, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर क्या है, ये पोर्शन पे आपको ज्यादा मिल रहा है। इस पोर्शन को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, देखो ये दोनों को इंटरचेंज किया 1.414। मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो क्या कि ये आपका 41.4% ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। समझ में आ रहा है, ये आपका पोर्शन क्या है, डिवाइड बाई कुछ नहीं तो 1 है। तो जहां पर ये आपको सेम, आपको देखिए एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, बस यूज करने का तरीका अलग है। अगर आप इस शेप पे अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर जो भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा दैट इज द 41.4 पर। देखो इसमें अगर आपको 100% स्ट्रेंथ मिलेगा तो इसी क्रॉस सेक्शन को अगर आप यूज करोगे तो 41.4% आपको एडिशनल स्ट्रेंथ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितना % आपको एडिशनल स्ट्रेंथ मिलता है। तो फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपको कन्वेंशनल में भी पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन से मैंने आपसे 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं और ये सभी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछे हुए हैं। तो कभी भी ध्यान रखेंगे कि इस कंडीशन में बात करना है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कितना स्ट्रॉन्गर होगा, इससे 41.4% ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरीके से चीजों को यूज करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे।
इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।